अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। जालिंधर शहर से 5 मील दूर दरख्तों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस छोटे से गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी। यह हवेली जागीरदार हाशिम की थी, जो 500 मुरब्बा एकड़ ज़मीनों का मालिक था। उस जागीरदार के 3 जवान बेटे और एक बेटी थी। बेटी तीनों भाइयों की इकलौती बहन थी। हुस्न में लाजवाब, देखने में बहुत प्यारी और वालदेन की आंखों का नूर। नूरी जिस चीज़ का भी मुतालबा करती फौरी मिल जाती। नौकर चाकरों की हवेली में लाइनें लगी हुई थी। इस छोटे से गांव के बाहर जिस तरफ भी नज़र दौड़ाओ, जागीरदार हाशिम के खेत ही नज़र आते थे। गांव के तमाम लोग उसके एहतराम में खड़े रहते, अपने तमाम फैसले जागीरदार से कराते। गांव के किसी मर्द में इतनी हिम्मत न थी कि नूरी की तरफ आंख उठाकर भी देख सकता। इस छोटे से गांव में एक छोटा सा स्कूल था जो हाशिम साहब ने खुद बनवाया था, और गांव के ही एक आदमी नूरदीन को मास्टर बना दिया था, जो गांव के बच्चों को तालीम देता था। नूरदीन का सिर्फ एक ही बेटा था, अख्तर, जो शहर के कॉलेज में पढ़ता था। बहुत होनहार था। जब गांव आता तो जागीरदार साहब की हवेली में ज़रूर हाजिरी देता। जागीरदार उसे बहुत प्यार करते। जागीरदार के अपने बेटे तो आवारा तबीयत के मालिक थे। सारा दिन शहर में आवारागर्दी करना, गांव की जवान लड़कियों को बुरी नज़र से देखना उनकी आदत में शुमार था। कोई ऐसा इंसान न था जो उनको रोक सकता। और अपनी बहन के मसले में इस कदर जज्बाती थे कि किसी की क्या मजाल कि उसकी तरफ मैली आंख से देख सके। आंखें निकालकर उसके हाथ में पकड़ा देते थे। नूरी गांव की सहेलियों के साथ शाम के बाद गांव से बाहर सैर को जाती तो उसकी हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड पीछे रहते, जो कदम कदम पर उसकी हिफाजत करते। अख्तर एक हफ्ते बाद गांव आता था। वो एक दिन गांव में गुजारता, उसके बाद दूसरी सुबह वापस शहर चला जाता। उसकी पढ़ाई का खर्चा जागीरदार खुद बर्दाश्त करता था। नूरी भी अख्तर के सामने आ जाती थी। नूरी अख्तर को शुरू से ही अच्छी लगती थी। अब चूंकि वो मुकम्मल जवान थी, वो उसके हुस्न का असीर होकर रह गया। वो मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखता। नूरी पर ऐसी जवानी, ऐसा हुस्न था, और सबसे बढ़कर ऐसी शान व शौकत थी कि देखने वाला बस देखता ही रह जाता। नूरी को अख्तर से ज़रा भी दिलचस्पी न थी। उसके मन का देवता उसके ताया का बेटा नवाब था। भाइयों की तरह उसके दिमाग में बहुत गुरूर था। उसकी नज़रों में तमाम गांव वाले एक हकीर इंसान की मानिंद ही थे, और भाइयों की ये शान थी कि जिसको चाहा डांट दिया, जिसको मार पीट दिया। उधर अख्तर नूरी के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका था। किताबों में, ख्यालों में, हर जगह उसे नूरी का ही हसीन चेहरा दिखाई देता था। ये उसकी एकतरफा मोहब्बत थी। अगर इसका वो इजहार भी कर देता तो सिवाय कत्लो गारतगरी के और कुछ हाथ ना आता। वो अक्सर सोचा करता कि मैं कहाँ दिल लगा बैठा हूँ। लेकिन मोहब्बत तो अंधी होती है, किसी से हो जाए ये इंसान को खुद मालूम नहीं होता। अब अख्तर जब वापस आया तो एक दिन की बजाय 3-3 दिन गांव रहकर जाता। दिन में तकरीबन 4-5 मरतबा हवेली के चक्कर लगाता। उसके बाद उसके रवैये से गांव के कुछ लोगों को कुछ शक गुजरा कि वो अपने बेटे को समझाए, जागीरदार को इल्म हो गया तो वो उसका कीमा बना देंगे। मास्टर नूरदीन ने यह बात सुनते ही घर जाकर अपने बेटे का गिरेबान पकड़ लिया और बोला, बता, गांव वाले जो कहते हैं ठीक कहते हैं। अख्तर समझ चुका था कि उसका बाप उससे क्या बात पूछ रहा है। वो खामोश रहा। उसकी खामोशी में हर बात वाज़ेह थी। नूरदीन ने उसे धक्के देकर गांव से निकाल दिया, लेकिन जागीरदार साहब ने उसे रोक लिया और बोला, नूरदीन, जवान बच्चा है, ना मारा कर इसे। तुम धक्के क्यों दे रहे हो? जागीरदार के सवाल पर जैसे बिजली गिर पड़ी थी। नूरदीन ने सर झुका लिया और बोला, यह निकम्मा हो गया है माई बाप, कॉलेज से नागा करने लगा है। कहता है कि पढ़ाई में दिल नहीं लगता, इसके इम्तिहान सर पर हैं और यह है कि इसे हवेली भेजो, मैं इसे समझाता हूँ। जागीरदार ये अल्फाज कहकर चल पड़ा और नूरदीन ने खूनख्वार नज़र अख्तर पर डाली। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और बेटे का प्यार भी कि अगर जागीरदार को असल हकीकत का इल्म हो गया तो अंजाम बहुत भयानक होगा। अख्तर को समझा बुझाकर हवेली भेजा और ख़ुद उसकी लंबी ज़िंदगी की दुआएं करने लगा। तकरीबन 1 घंटे के बाद अख्तर हवेली से वापस घर लौट आया तो वो अपना सामान पैक करके वापस शहर चला गया और फिर पूरे 1 हफ्ते बाद गांव वापस आया।
और फिर एक रात रहने के बाद वापस शहर चला गया। अख्तर के दिल में मोहब्बत की जलती हुई चिंगारी एक शोला बन चुकी थी। वो नूरी को किसी भी कीमत पर भुला नहीं सकता था। जब गांव आता तो हवेली ज़रूर जाता और नूरी का दीदार करने के बाद दोबारा शहर चला जाता। अख्तर के इस फेल का इल्म हवेली के नौकरों को भी हो गया था। ये मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है कि छुपाए नहीं छुपती। अनकरीब गांव में एक तूफान आने वाला था, खूनी आंधी आने वाली थी, कुछ न कुछ होने वाला था। मास्टर नूरदीन को नौकरों ने बता दिया था कि उसका बेटा क्या चाहता है, और जो वो चाहता है वो तसव्वुरात में भी हासिल नहीं कर सकता। भला ज़मीन भी आसमान को छू सकती है? हरगिज़ नहीं। अख्तर के ख्वाब झूठे थे। वो खुली आंखों से देख रहा था। गांव वालों की कोशिश थी कि ये बात जागीरदार या उसके बेटों तक न पहुंचे। अगर उन तक बात पहुंच गई, और अगर बात जागीरदार तक पहुंच गई तो फिर खैर नहीं। इस बार अख्तर जब शहर से वापस आया तो घर में 2 मिनट ही बैठने के बाद हवेली चला गया। उसे हवेली में देखकर तमाम नौकरों के रंग पीले पड़ गए, लेकिन वो उसे कुछ न कह सकते थे क्योंकि जागीरदार साहब अख्तर से बहुत प्यार करते थे। हवेली में नूरी जिस तरफ भी जाती अख्तर की नज़रें उसका ताक़ुब करती रहती। ये बात जागीरदार साहब के बड़े बेटे ने महसूस कर ली। सिर्फ महसूस ही न की बल्कि उसकी आंखों में खून उतर आया, लेकिन बर्दाश्त कर गया, और जल्द ही ये बात दूसरे भाइयों तक भी पहुंच गई। अब क्या था? हकीकत सामने थी। क्या होने वाला था ना अख्तर को मालूम था और ना ही नूरी को। नूरी के दिल का राजा तो कोई और था। वो अख्तर की आंखों में कैसे प्यार देख सकती थी? रात हुई तो अचानक एक नौकर ने मास्टर नूरदीन के दरवाजे की कुंडी खटखटा दी। नूरदीन बाहर आया तो नौकर को देखकर चौंक पड़ा। अख्तर को हवेली भेजो, जागीरदार के बेटों ने उसे बुलवाया है। नूरदीन कांप कर रह गया। उसकी नज़रों के सामने अंधेरा छा गया। ज़मीन घूमती महसूस हुई। हालात व वाक़यात का नूरदीन को इल्म पहले से ही था, और अब अंजाम क्या होना है ये ख्याल आते ही वो कांप रहा था। अख्तर ने अंदर से नौकर की बात सुन ली थी। वो फौरी बाहर निकला और नौकर के साथ ही हवेली चला गया। इस दफ़ा अख्तर ने महसूस किया कि नूरी के भाइयों की नज़रें बदली हुई हैं। एक लम्हे तो वो खौफज़दा हो गया, लेकिन फिर हिम्मत से काम लिया। आपने मुझे बुलवाया है? हाँ, हमने तुम्हें बुलवाया है, बैठो। अख्तर कुर्सी पर बैठने लगा तो छोटा भाई गरजा, ऊपर नहीं, नीचे ज़मीन पर, हमारी जूतियों के पास बैठो। अख्तर खौफज़दा हो गया और वो सर झुकाए उनकी जूतियों के पास बैठ गया। तुम्हारी जगह यह है, तुम लोग हमारी नज़रों में जूती के बराबर हो, समझ रही हो ना मेरी बात? अख्तर सर झुकाए सुनता रहा। एक तरफ मोहब्बत और दूसरी तरफ मौत थी। अख्तर को किसी चीज़ का इंतखाब करना था। ये उसके ऊपर मुनहसिर था। जब भाइयों ने उसकी अहमियत दिखा दी तो उसके अंदर का इंसान जागा। मोहब्बत ने जोश मारा और उसके मुंह से निकल गया, हाँ, मैं नूरी को चाहता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ, उसकी खातिर जान की बाजी भी लगा दूंगा। बस इतना सुनना ही था कि तीनों भाई आग बगूला हो गए। जागीरदार हाशिम भी आ गया था। ये अल्फाज उसने भी सुन लिए थे और वो भी गुस्से से लाल पीला हो गया था। इससे कबल कि ये लोग सब उसे कुछ कहते, नूरी बिजली की सी तेजी से सामने आई और एक जोरदार थप्पड़ अख्तर के मुंह पर जड़ दिया। बेगैरत, कमीने, नीच, हरामी, तुम और मुझसे मोहब्बत, औकात देखी है अपनी? क्या हो तुम? खाक हो हमारे पाँव की। तब उसका भाई बोला, लाडली तुम अंदर जाओ, इसे सबक हम सिखाएंगे, हम इसे बताएंगे कि हम कौन हैं। हवेली के नौकर चाकर एक कोने में खड़े ये सब भीगी बिल्ली की तरह देखते रहे। उनके सामने अख्तर के साथ जो सुलूक हो रहा था, खुदा किसी दुश्मन को भी न दिखाए। ये खबर गांव में फैल चुकी थी और हर किसी की जुबान में ये अल्फाज थे कि अख्तर आज रात जिंदा नहीं बचेगा, हवेली वाले उसका खून कर देंगे। लेकिन उनके सामने जबान खोलने की किसी में भी हिम्मत न थी। रात के अंधेरे छाने लगे। अख्तर की चीखें पूरे गांव वालों ने सुनी। वो बेहोश हो चुका था और उसे हवेली के एक बोसीदा कमरे में डाल दिया गया था। रात भर ना जाने अख्तर के साथ क्या क्या हुआ। सुबह हुई तो मास्टर नूरदीन को पैगाम भेजा कि अपने बेगैरत बेटे की लाश ले जाओ, और उन जागीरदारों ने हुक्म जारी कर दिया कि गांव का कोई शख्स उसकी लाश के करीब न आए, और हवेली के नौकरों को हुक्म दिया कि नूरदीन के घर को आग लगा दी जाए। नूरदीन ने लाश के चेहरे से कपड़ा हटाया तो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके सामने अख्तर की लाश न थी, हड्डियों का ढांचा था जिसकी चमड़ी और जिस्म का गोश्त पोश्त जलाया जा चुका था।
اس کی لاش کی صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھی اور کھوپڑی۔ اور پھر ماسٹر نوردین کی بے ہوشی میں ہی اس کا پورا گھر جلا دیا گیا۔ پورا گاؤں حویلی والوں کے اس ظلم سے سہما اور ڈرا ہوا تھا۔ کوئی بھی اختر کے ڈھانچے کے قریب نہ آ رہا تھا۔ جاگیردار کی زبان سے جو بات نکل جاتی تھی اس پر عمل ضروری ہو جاتا تھا۔ ہوش آنے کے بعد نوردین اکیلا ہی چیخنے چلانے لگا۔ کوئی بھی قریب نہ آیا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ڈھانچے کو زمین سے اٹھایا، سینے سے لگایا اور روتے روتے قبرستان کی جانب چل پڑا۔ قبرستان گاؤں سے زیادہ دور نہ تھا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو اکیلا ہی دفنانے جا رہا تھا، نہ کوئی آگے نہ پیچھے۔ قبرستان جا کر اس نے ادب سے بیٹے کے ڈھانچے کو زمین پر رکھا اور پھر اچانک اس کا دل بند ہو گیا۔ وہ بھی ڈھانچے کے اوپر گر گیا، جس کی خبر جلد ہی گاؤں والوں کو مل گئی۔ جاگیردار نے حکم جاری کر دیا کہ نوردین کو بھی دفن کر دو، لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ دونوں کا ایک ساتھ جنازہ پڑھا گیا اور اس کے بعد دفن کر دیا گیا۔ ان دو موتوں سے گاؤں والے خوفزدہ ہو کر رہ گئے تھے۔ اختر صاحب کا ڈھانچہ کیسے بنا کسی کو علم نہ تھا۔ ایک پیار کرنے والا دنیا سے چل بسا تھا، کسی نے بھی تو اس کا ساتھ نہ دیا تھا، اور گاؤں والے ساتھ دیتے بھی کیسے؟ وہ حویلی والوں کو بخوبی جانتے تھے۔ یہ دن بیت گیا، رات کے سائے پھیلنے لگے اور پھر رات کی تاریکی میں چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ گاؤں والے اپنے گھروں میں سو رہے تھے کہ اچانک حویلی سے نوری کی بھیانک چیخ نکلی۔ اس کے بعد دوسری چیخ سنائی دی۔ چیخ کی آواز سن کر حویلی والے نوکر چاکر نوری کے کمرے کے دروازے کے سامنے تھے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ تینوں بھائی اور باپ وہاں کمرے کے سامنے پہنچ گئے اور دروازہ کھٹکھٹانے لگے، لیکن اندر سے انہیں کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ نوکروں نے دروازہ توڑ دیا۔ اندر بیڈ پر نوری بے ہوش پڑی تھی، پسینے سے پورا جسم شرابور تھا۔ فوری طور پر گاڑی نکالی گئی اور شہر سے ڈاکٹر بلوایا گیا، جس نے نوری کو چیک کرنے کے بعد بتایا کہ نوری کسی چیز سے ڈر گئی ہے اور خوف کی وجہ سے بے ہوش ہے۔ رات کو حویلی میں ہی ڈاکٹر کو رکنا پڑا کہ کہیں دوبارہ ان کی لاڈلی ڈر نہ جائے۔ کافی دیر بے ہوش پڑی رہنے کے بعد اسے ہوش آیا تو وہ ماں کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ ماں اسے دلاسے دے رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ بیٹی کیا ہوا ہے؟ امی ڈھانچہ، میرے کمرے میں ڈھانچہ۔ امی وہ میرے قریب کھڑا تھا، میری آنکھ کھلی تو اسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ یہ سنتے ہی سبھی لوگ پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر نے دلاسا دیا، بیٹی تمہیں وہم ہو گیا ہے، یہ ڈھانچے وغیرہ بھلا کیسے حرکت کر سکتے ہیں؟ بھلا ہڈیوں کا وجود بھی دوبارہ کبھی اپنے پیروں پر چلا ہے؟ لیکن وہ بار بار کہے جا رہی تھی، امی ڈھانچہ میرے کمرے میں مجھے مار دینا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب سب کو سمجھا رہے تھے کہ بچی خواب میں ڈر گئی ہے اور کوئی بات نہیں ہے، اس کا خیال رکھا کریں، اکیلے کمرے میں نہ سلایا کریں۔ کسی نوکر نے ڈھانچے کو اندر داخل ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ پھر یہ کیسے ہو گیا؟ ضروری سے ڈراؤنا خواب آیا ہوگا۔ رات کا باقی حصہ حویلی والوں نے جاگ کر گزارا۔ صبح سویرے ڈاکٹر صاحب واپس چلے گئے اور کچھ گولیاں دے گئے کہ اگر دوبارہ ایسا واقعہ رونما ہو تو ایک گولی کھلا دینا۔ دوسری رات پھر آدھی رات کے وقت نوری چیخیں مارنے لگی۔ ایک دفعہ پھر حویلی والوں کا ہجوم اس کے ارد گرد جمع ہو گیا اور نوری نے کل والی باتیں دوبارہ دہرائی کہ آج پھر سے اسے وہ ڈھانچہ چلتا ہوا نظر آیا ہے اور وہ اسے پکڑنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اسے گولی دے دی گئی، جس کے اثر سے نوری سو گئی اور صبح سویرے ہی اس کی آنکھ کھلی۔ اب نوری کو حویلی کے کونے کونے سے خوف آنے لگا تھا۔ جس کمرے میں جاتی اسے وہی ڈھانچہ سامنے کھڑا نظر آتا اور وہ چیخیں مارنے لگتی۔ ایک ہفتے تک مسلسل ایسا ہوتا رہا۔ صبح شام نوری کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہی۔ نوری جو حسن و جمال سے دوچار تھی، ایک ہفتے میں پیلی پڑ چکی تھی۔ بھائیوں سے اس کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ شہر سے رنگ رنگ کے اعلیٰ ڈگریوں کے ڈاکٹر بلوائے جاتے جو نوری کا خوف ختم نہ کر سکے۔ ایک ہفتے بعد حویلی میں جاگیردار کے چھوٹے بیٹے کی خوفناک اور بھیانک چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ یہ چیخیں اس قدر دردناک تھی کہ گاؤں والوں نے بھی سن لی اور وہ بھی حویلی کے بیرونی گیٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نوکر چاکر ان کے کمرے کا دروازہ توڑنے کی جد و جہد میں مصروف تھے۔ جب دروازہ توڑا گیا تو اندر جاگیردار کا بیٹا تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ جاگیردار نے اسے ہلا ہلا کر آوازیں دی لیکن بے سود رہی۔ اسے کیا ہوا تھا کسی کو علم نہ تھا۔ نوری کی زبان مسلسل چل رہی تھی، امی اس ڈھانچے نے میرے بھائی کی جان لے لی، امی اسی ڈھانچے نے میرے بھائی کو مارا ہے۔ حویلی میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ بیرونی گیٹ کھول دیا گیا تھا۔
और गांव वाले भाग भाग कर हवेली में दाखिल हो रहे थे। सामने जागीरदार के जवान बेटे की लाश पड़ी हुई थी। रोना धोना, चीखना चिल्लाना शुरू था। गांव की औरतें लाश देख देख कर खौफजदा हो रही थी, क्योंकि उसकी शक्ल बदल चुकी थी। जहां जहां तक खबर पहुंची, लोग जोक दर जोक चले आ रहे थे। शाम से कबल ही मैयत को नमाज जनाजे के बाद सुपुर्दे खाक कर दिया गया था। भाई की मौत से नूरी का चेहरा और पीला पड़ गया। उसका वहम झूठ ना था, बल्कि हकीकत था कि ढांचे ने ही उसके भाई को कत्ल किया था। उसे हवेली के कोने कोने से ढांचे के रेंगने की आहट महसूस होती और खोपड़ी देखकर चीख पड़ती। अपनी माँ की मिन्नत समाजत करती कि मुझे इस हवेली से निकाल कर कहीं दूर ले जाएं। मुझे इस हवेली में दहशत आती है, यहाँ से खौफ आता है। लेकिन जागीरदार यह कहकर उसे चुप करा देता कि ये तेरा वहम है और कुछ नहीं। 10 दिन तक मुसलसल रिश्तेदार, दोस्त अहबाब आते रहे और रोज़ाना हवेली से रोने पीटने की आवाज़ें आती रहती। कल सुबह जागीरदार के बेटे का रस्म 10वां था। दूर दराज से आए हुए रिश्तेदार हवेली में ठहरे हुए थे कि 10वें की फातिहा से फारिग होकर वापस जाएंगे। रात के साए आहिस्ता आहिस्ता फैल रहे थे। घर में सफ़े मातम बिछी हुई थी। काफ़ी रात तक गांव के लोग और दूसरे रिश्तेदार सफ़ पर बैठे रहे। उसके बाद कमरों में जाकर सोने लगे। जागीरदार के बेटे भी अपने कमरे में जाकर सोने लगे। जब रात आधी से ज़्यादा बीत गई तो जागीरदार के दूसरे बेटे के कमरे से खौफनाक और भयानक किस्म की चीखें हवेली में गूंजने लगी। चीखें इस कदर खौफनाक थी जैसे उसे कोई छुरी चाकू से ज़िबा कर रहा हो। तमाम रिश्तेदार और हवेली वाले नौकर चाकर उसके दरवाजे के सामने खड़े दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और जब दरवाज़ा टूट गया तो सामने जागीरदार के बेटे का मुर्दा जिस्म पड़ा हुआ था। आंखें खुली हुई थी, सर के बाल बिखरे हुए थे। उसकी लाश देखकर हवेली से ज़ोर ज़ोर से चीखों की आवाज़ें बुलंद होने लगी। गांव के लोग भी हवेली के बैरूनी गेट पर जमा हो गए और गेट ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगे। नौकरों ने दरवाज़ा खोल दिया। हवेली के अंदर लोगों का एक हुजूम जमा हो गया। 10 दिन के अंदर अंदर दूसरी मौत देखकर लोगों का खौफ से बुरा हाल हो रहा था और पूरे गांव वाले हवेली में जमा थे। तमाम दिन रोना धोना मचा रहा। लोग आते जाते रहे। नूरी पर बेहोशी के दौरे बार बार पड़ते रहे। हवेली में क़यामत खेज मनाजिर थे। शाम से कबल ही जागीरदार के दूसरे बेटे को भी सुपुर्दे खाक कर दिया गया। गांव का कुल रकबा तकरीबन 10 एकड़ था, जिसमें 5 एकड़ के अंदर जागीरदार की बुलंद तरीन कुशादा हवेली थी और बाकी के 5 एकड़ में गांव के छोटे छोटे तकरीबन 80-90 घर थे। गांव के चारों तरफ दरख्तों के झुंड थे। हवेली की पिछली तरफ गांव का कब्रिस्तान था। उसके बाद जहां तक नज़र पड़ती जागीरदार की ज़मीनें थी। इस हवेली में जागीरदार की इजाज़त के बगैर परिंदा भी दाखिल नहीं हो सकता था। लेकिन अब इस हवेली में से हवेली के लोगों के अलावा गांव वालों को भी खौफ आना शुरू हो गया था। आज का दिन चीखों पुकार में गुजर गया। गांव में मुसलसल 3 दिन सोग रहा। 3 दिन तक गांव वाले कोई काम नहीं कर सकते थे। रात हुई तो नूरी ने फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अम्मी जान, मुझे यहाँ से ले चले। वो ढांचा, वो खोपड़ी मुझे ख़त्म कर देगी, मुझे मार देगा वो। जागीरदार को अब अपनी बेटी की फिक्र पड़ गई थी। उस पर गशी के दौरे पड़ रहे थे। हवेली में डॉक्टरों की लाइनें लगी हुई थी कि अब मौत का दोबारा खेल यहाँ हवेली में ना खेला जाए। उधर गांव के लोगों में आपस में चेमगोइयाँ शुरू हो चुकी थी कि अख्तर को बेकसूर हवेली में ज़िबा करने का नतीजा भुगत रहे हैं। यह खबर हवेली वालों तक भी पहुंच गई, लेकिन उन्हें गांव वालों की बातें दुरुस्त लगी थी। वाकई अख्तर से किए जाने वाले जुल्म का बदला उन्हें मिल रहा था। 2 जवान बेटों की लाशें देखने के बाद जागीरदार की हिम्मत जवाब दे रही थी। वो अपने तीसरे बेटे की मौत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि वो अपने बेटे को बैरून मुल्क भेज देंगे ताकि ढांचे का शिकार न बन सके। जिस दिन रस्म 10वां था, उससे एक दिन कबल वो लंदन चला गया। उसके बाद जागीरदार की तमाम तर तवज्जो नूरी पर थी। उसका रोज़ाना रातों को चीखना जागीरदार को शदीद अजियत दे रहा था। आखिरकार नूरी को उसके बड़े भाई के घर भेज दिया गया। वो उस घर की होने वाली बहू थी। जागीरदार ने कहा, इसकी हिफाजत और इलाज करवाओ, रुपए पैसे की फिक्र ना करें। जागीरदार के कहने के मुताबिक नूरी का इलाज डॉक्टरों और आमिल लोगों के ज़रिए शुरू हो गया। जो भी उन्हें जिस किस्म का मशवरा देता वो उस पर अमल करते और खूब रुपया पैसा उस पर खर्च होने लगा। 1 माह तो नूरी को वहाँ कुछ ना हुआ। उधर हवेली में भी खौफ वगैरह ख़त्म हो चुका था। नूरी को तमाम हालात से आगाह करने के बाद
उसे दोबारा वापस हवेली में बुलवा लिया गया। यहाँ चंद दिन सुकून से गुजरे। खौफ तो अब नूरी को आता था, लेकिन खोपड़ी या ढांचा नजर न आता था। डॉक्टरों के मजीद इलाज और आलिम लोगों के दिन रात हवेली में क़याम करने से उसका खौफ भी ख़त्म हो गया। नूरी का पीला रंग फिर से सुर्ख होना शुरू हो गया। जागीरदार ने अपनी बेटी की शादी की तारीख फिक्स कर दी। वो जल्द उसकी शादी कर देना चाहता था। शादी के एक हफ्ते कबल ही हवेली को बरकी कुमकुमों से सजाना शुरू कर दिया गया था। हर रात वहाँ जश्न होते। जब जागीरदार को अपने बेटों की याद आती तो वह अफसुर्दा हो जाता। लंदन में बेटे को शादी की इत्तिला मिल चुकी थी और उसे भी सूरत हाल से आगाह कर दिया गया था कि अब यहाँ किसी किस्म का कोई वाक़या रुनुमा नहीं हुआ, लिहाजा तुम शादी से कबल वापस लौटाओ। इत्तिला मिलते ही जागीरदार का बेटा वापस आ गया। अभी शादी में पूरे 3 दिन थे। हवेली में बाकायदा जश्न जारी था। गांव वालों का सुबह शाम का खाना हवेली में होता था, यानी गांव वालों के जिम्मे ही रिश्तेदारों के उठने बैठने का इंतजाम करना था। आज सुबह से जागीरदार का बेटा भी इस जश्न में शरीक रहा। गाने बजाने वालियां इस जश्न की रौनक को दोबाला कर रही थी। रात काफ़ी देर तक गाना बजाना होता रहा। उसके बाद जब लोगों को नींद आने लगी तो वो कमरों में जाकर सोने लगे। हवेली के कमरे इतने ज़्यादा थे कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते थे। जागीरदार का बेटा भी अपने बेडरूम में चला गया। बाकी के रिश्तेदार भी जल्द ही सो गए थे कि अचानक जागीरदार के बेटे के कमरे से खौफनाक और भयानक चीखों की आवाज़ हवेली में गूंजने लगी, जिससे हर कोई जाग उठा। आज फिर दरवाज़ा तोड़ा गया था। अंदर वही मंजर था। जागीरदार का तीसरा बेटा भी मुर्दा हालत में पड़ा था। उसकी आंखें भी दूसरे भाइयों की तरह पूरी की पूरी खुली हुई थी। एक दफ़ा फिर हवेली में रोना धोना और कोहराम मच गया था। जहां कुछ देर पहले नाच गाने की आवाज़ें आ रही थी, अब चीखों की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। आज पहला दिन था कि जागीरदार भी शिद्दत गम से बेहोश हो चुका था। उसे होश में लाते तो वो दोबारा बेहोश हो जाता। नूरी की हालत ऐसे थी जैसे जिंदा लाश बैठी हो। उस पर गशी के दौरे पड़ रहे थे। तकरीबन 2-3 माह में हवेली की तमाम रौनकें मांद पड़ गई थी। वहाँ रोने धोने के अलावा कुछ नजर न आता था। ये खुशियों के चंद दिन भी गमों में बदल गए थे। हर तरफ बेटी की शादी और दूसरी तरफ बेटे की मौत अजीब मंजर थे। कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। दूसरे दिन शाम के वक्त जागीरदार ने अपने तीसरे बेटे को भी अपने हाथों से कब्र में उतार दिया और उसे भी मनो मिट्टी तले दफन कर दिया गया। जागीरदार अब टूट चुका था। वो अकेला रह चुका था। उसके बाजू कट चुके थे। उसके सहारे ख़त्म हो चुके थे। जिन बेटों पर वो फख्र करता था उन्हें अपने ही हाथों से मिट्टी में दबा चुका था। नूरी की शादी 15 दिन ताखीर से कर दी गई। बेटे की 10वें की रस्म के बाद शादी हो गई। इस वाक़ये के चंद दिन बाद हवेली का एक नौकर रात को खेतों से वापस हवेली आ रहा था कि कब्रिस्तान का मंजर देखकर चीखता चिल्लाता भागता हुआ हवेली के बैरूनी गेट के सामने गिरकर बेहोश हो गया। नौकर उसे उठाकर हवेली के अंदर ले गए और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। जब वो होश में आया तो जागीरदार ने चीखने चिल्लाने की वजह पूछी तो वो बोला, मालिक वो कब्रिस्तान। हाँ हाँ, क्या है कब्रिस्तान में? एक ढांचा आपके बेटों की कब्र को खोद रहा था। क्या बक रहा है तू? जागीरदार गरजा। हाँ मालिक, मैं सच कह रहा हूँ। एक ढांचा आपके बेटों की कब्रें खोद रहा था। जागीरदार नौकरों रिश्तेदारों के हमरा जब कब्रिस्तान पहुंचा तो वहां कुछ न था। कब्र वैसी की वैसी थी। जागीरदार ने एक नज़र नौकर पर डाली तो वह खौफ से कांपने लगा। मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तुमने गलत देखा है, हवेली जाकर पूछता हूँ। यह कहकर जागीरदार हवेली आ गया। नौकरों को फिक्र पड़ गई कि अब फिर कुछ होने वाला है। नौकर की गलत बयानी की सज़ा से मिलने वाली है। हर किसी की नज़रें नौकर पर थी और जागीरदार के हुक्म की मुंतज़िर थी कि क्या हुक्म मिलता है। लेकिन जागीरदार ने उसे कुछ न कहा, क्योंकि उस ढांचे के चर्चे गांव के हर फर्द की ज़बान पर थे। नूरी को ढांचा रोज़ नज़र आता था, जिसे जागीरदार वहम का नाम दे देता था। हो सकता है कि नौकर को भी नज़र आया हो। आज रस्म 10वां था। इस रस्म के लिए सुबह से ही तैयारियां शुरू थी। ये दिन बखैर आफियत गुजर गया। चंद दिन बाद नूरी की शादी थी। नूरी इसलिए खुश न थी कि उसको उसकी मंजिल मिलने वाली थी, बल्कि असल खुशी की वजह इस हवेली को छोड़ना था, जिसमें सब कुछ ख़त्म होकर रह गया था। 3 जवान भाइयों की लाशें उठी थी। उस पर तो ढांचे की खोपड़ी सवार थी। वालिद पर शदीद गम के दौरे पड़ रहे थे और वालिद, उसने तो किसी से बात करना भी छोड़ दी थी। आज नूरी की शादी का दिन था।
हवेली में रिश्तेदारों का हुजूम था। कोई कुछ कर रहा था तो कोई कुछ। बारात आ चुकी थी। रुखसती का वक्त आया तो उसे रुखसत करते वक्त सबकी आंखों में आंसू थे। कौन बहन की डोली को कंधा देता। यह मंजर भी दिल दहला देने वाला था। जब जागीरदार ने अपनी बेटों की जगह खुद संभाली और डोली को कंधा दिया, नूरी को ऐसे महसूस हुआ जैसे वो डोली में अकेली ना हो, बल्कि ढांचा भी डोली में सवार हो। फिर एक दिलदोज चीख की आवाज़ डोली से बरामद हुई। डोली को ज़मीन पर रखा गया तो नूरी बेहोश पड़ी थी। सबने ख्याल जाहिर किया कि उसे अपने भाइयों की याद आती होगी, तभी चीखी होगी। ये सोचकर दोबारा डोली को कंधा दिया गया और गांव से बाहर तक रुखसत किया। उसके बाद वो गाड़ियों में बैठकर चले गए। आज हवेली में जागीरदार अकेला रह गया था। वो सब कुछ लुटाकर अपने खाली हाथों को देख रहा था। कभी बड़े बेटे के कमरे में जाता, कभी दूसरे और फिर तीसरे बेटे के कमरे में जाता। खाली बिस्तरों को देखकर तड़प जाता। बेटी का कमरा भी आज खाली हो चुका था। वो भी ये घर छोड़कर जा चुकी थी। एक टूटे इंसान की तरह हवेली को देखे जा रहा था। ये वो जागीरदार था जो अपने ऊपर एक मक्खी का बोझ भी बर्दाश्त न करता था, लेकिन अगर आज कोई बात भी कर जाता तो बर्दाश्त करना पड़ती। एक एक करके सब उसका साथ छोड़ गए थे। उधर नूरी अपने सजे हुए कमरे में बैठी अपने भाइयों, बाप और माँ के बारे में सोच रही थी। रात का अंधेरा फैल चुका था। शहर के इस बंगले में जश्ननुमा माहौल था। हर कोई खुशगपियों में मसरूफ था। आधी रात को लोग और रिश्तेदार बैठे बातें कर रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी ने सोना शुरू कर दिया। तकरीबन रात के 1 बजे नूरी के कमरे से ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। पहले चीखने की आवाज़ें मर्द की थी और बाद में ये आवाज़ें नूरी की थी। उन भयानक चीखों की आवाज़ पर सोया हुआ हर फर्द उठ खड़ा हुआ और दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। नूरी धाड़े मार मार कर रो रही थी। दरवाज़ा खुला तो अंदर दूल्हा साहब मुर्दा हालत में पड़े थे। आंखें खुली हुई थी, मुंह से झाग निकल रहे थे। डॉक्टरों को बुलाया गया तो पता चला उन्होंने डॉक्टर को बुलाने में बहुत देर कर दी थी। जहां कुछ देर पहले कहकहों की आवाज़ें आ रही थी, अब वहां से चीखों, रोने पीटने की आवाज़ें आने लगी थी। नूरी के इस बंगले में कदम मनहूस साबित हुए थे, जिसके आते ही उसका जवान बेटा जिंदगी की जंग हार बैठा था। शादी की पहली ही रात ऐसे अंधोनाक वाक़े का सुनकर हर शख्स बंगले की तरफ भागा चला आता। इस बात की इत्तला सूरज तुलू होने से पहले पहले हवेली तक भी पहुंच गई। जागीरदार सदमे से निढाल हो गया था। वो जानता था कि उसकी बेटी को कसूरवार ठहराया जाएगा। इत्तला मिलते ही वो शहर जा पहुंचा। उसे देखते ही उसका बड़ा भाई गरजा, हाशिम, तेरी बेटी हमारे घर खुशियां लेकर नहीं आई है। तेरी बेटी मनहूस है। ये इंसान नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल। ये तो मेरे बेटे को खा गई है और अगर यहाँ रहेगी तो हम सबको हड़प कर जाएगी। इसे ले जाओ और हमारी नज़रों से दूर हो जाओ। एक जागीरदार जलीलो ख्वार होकर अपनी बेटी को थामे वापस हवेली में आ रहा था। वो पछता रहा था उस वक्त को जब उसके बेटों ने अख्तर को बेदर्दी से कत्ल करके हवेली के अंदर ही जला दिया था और हड्डियों का ढांचा उसकी बाप की गोद में डाल दिया था। आज वही वक्त था। वो भी अपनी बेटी जो कि मुर्दों से भी बदतर हालत में थी, उसे थामे रोता हुआ वापस गांव आ रहा था। किसी के पास उसकी बीमारी का हल न था। आमिलों ने भी कह दिया था कि अगर कोई चुड़ैलें होती तो हमारे कब्जे में आ जाती। ये चुड़ैल नहीं है, कुछ और है। उधर ज़मीनें बेचकर हजारों लाखों रुपया अब तक बीमारी पर खर्च हो चुका था, लेकिन नूरी की हालत में ज़रा भी फर्क न आया था। वो जैसी थी वैसे ही रही। हवेली के अंदर कदम रखते ही नूरी के मुंह से एक भयानक चीख निकली और वो बेहोश हो गई। ये चीख उसके मुंह से क्यों निकली, किसी को इल्म न था। शायद उसके उजड़ जाने की चीख थी या फिर खोपड़ी नजर आई थी। एक चलता फिरता ढांचा नजर आया था। डॉक्टरों को बुलवाया गया। उनसे जो हो सका वो किया और कहा कि इसे अस्पताल दाखिल करा दो ताकि डॉक्टरों की नज़रों के सामने रहे। जागीरदार ने उसे एक महंगे तरीन अस्पताल में दाखिल करवाया और पैसा रुपया पानी की तरह बहाया, लेकिन सब बेसूद रहा। अस्पताल में भी हर रात नूरी के मुंह से भयानक चीखें निकलती और वो बेहोश हो जाती। किसी को कुछ नजर न आता। जब होश में आती तो पूछने पर पता चलता कि वो ढांचा उसे मारने आ रहा था। उधर गांव में भी ढांचे का जाहिर होना हर किसी की जुबान पे था। जो भी रात को कब्रिस्तान से गुजरता उसे ऐसा लगता जैसे ढांचा जागीरदार के बेटों की कब्र खोद रहा हो और वो चीखते चिल्लाते गांव वापस भाग आते। डॉक्टरों ने यह कहकर उसे वापस हवेली भेज दिया कि इसकी बीमारी
کہ اس की बीमारी डॉक्टरों की समझ से बाहर है, इसे बुजुर्गों के मज़ारों पर ले जाए, शायद ठीक हो जाए। अल्लाह से दुआ करें, बुजुर्गों से दुआ करवाएं। इस पर ढांचे का भूत सवार हो चुका है। इसे ख्वाब में भी खोपड़ियाँ नजर आती हैं जो हमारी समझ से बाहर है। मज़ारों वाली बात का जिक्र गांव वालों ने भी सुन लिया था, लेकिन जागीरदार ने कोई नोटिस न लिया था। लेकिन अब उसे ये काम हर हाल में करना ही था। अब ये बेटी ही तो उसकी अकेली और अकलौती औलाद थी। वो उसे कत्ल होता कैसे देख सकता था। वो अपनी बेटी को लिए मज़ारों पर जाने लगा। नूरी और जागीरदार का तमाम गुरूर खाक में मिल चुका था। जिन लोगों को वो पाँव की जूती की हैसियत देते थे, आज उससे मशवरे लिए जाते थे। हस्ती बस्ती हवेली गुरूर और घमंड की नज़र होकर वीरानो सुनसान होकर रह गई थी। दिन के वक्त भी इस वसी और इस हवेली से खौफ आता था। एक रात नूरी हवेली में बैठी थी। रात के साए फैल चुके थे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वही ढांचा हाथ में आग पकड़े हवेली के इर्द गिर्द आग लगा रहा है। ये मंजर देखकर उस पर फिर खौफ का दौरा पड़ गया। वो चीखने चिल्लाने लगी। जब दौरा पड़ता तो उसकी हालत ऐसी हो जाती जैसे वो भी ख़त्म हो जाएगी। रंग पीला पड़ जाता, होश उड़ जाते, ज़बान जलने लगी। अम्मी ढांचा, अम्मी खोपड़ी। जागीरदार उसकी यह हालत देखकर तड़प जाता। वालिदा की आंखों से आंसुओं की कतारें लग जाती। नूरी बेहोश हो चुकी थी। घर की नौकरानियां उसे होश में लाने की कोशिशों में मसरूफ़ थी। जागीरदार के बेटों की जुदाई और बेटी की हालत देखकर वो खुद हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया था। अपना रौब दबदबा उसने खुद ही ख़त्म कर दिया था। नौकरों और गांव वालों से नर्म लहजे में बात करता। वो पहले वाला जागीरदार न रहा था। वो अब तो बेटी की शादी के लिए मिन्नत समाजत पर उतर आया था। ख़ानदान के जिस घर में रिश्ते की बात करता वो यही कहता, हमने अपना बेटा नहीं मरवाना। नूरी अगर हवेली में रहती तो एक चलती फिरती लाश की मानिंद नजर आती। आखिरकार एक जगह उसने बेटी का रिश्ता कर दिया। रिश्ता इस शर्त पर तय हुआ कि तमाम ज़मीनें वो लड़के के नाम लिखवा देगा, क्योंकि अब तो सब कुछ बेटी का ही था। शादी की तारीख दे डाली। 15 दिन बाद बारात आनी थी। एक दफ़ा फिर हवेली की रौनकें दोबाला होना शुरू हो गई। नए सिरे से हवेली को चूने सफ़ेदी से चमकाया गया। जिस कमरे में अख्तर को ज़िबा किया गया था, उस कमरे से वहशत और खौफ आता था। ऐसा लगता था कि अभी उसका मुर्दा जिस्म उनके गिरेबान पकड़ेगा। 15 दिन बीत गए। बारात हवेली में आ गई। मेहमानों का हर तरह से ख्याल रखा गया और दुआ के साथ बेटी को रुखसत कर दिया गया। बाप ने बेटी को नसीहत की कि बेटी, अब वहाँ तेरा जीना मरना है, किसी किस्म की शिकायत का मौका न देना। बारात वापस चली गई। रात गुजर गई। अभी दिन का उजाला भी ना होने पाया था कि हवेली में खबर पहुंच गई कि दूल्हे को रात को किसी ने कत्ल कर दिया है और नूरी बेहोश पड़ी है। जागीरदार पर यह खबर जैसे बिजली बनकर गिर पड़ी। वो बैठे का बैठा रह गया। इतनी हिम्मत ना हुई कि कुछ बात कर सकता। क्योंकि अब वहां पहुंचना जरूरी था, इसलिए नौकर चाकर साथ लेकर चल पड़ा। और फिर जब उन्होंने ये कहा कि इस चुड़ैल को वापस ले जाओ, तो जागीरदार गश खाकर गिर पड़ा। उसे शहर के अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत संभलने का नाम नहीं ले रही थी। जितना पैसा, जितनी दौलत उन्होंने जागीरदार के इलाज पर खर्च की, अगर वो ज़मीनों के कागजात जागीरदार के मुंह पर ना मारते तो शायद आज जागीरदार जिंदा ना बचता। ज़मीनें बेच बेच कर जागीरदार का इलाज हो रहा था। एक सियाह काली आंधी थी जिसकी वो जद में थे और जो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ उड़ाकर ले जा रही थी। यह इम्तिहान था या सज़ा जिसका जागीरदार को सामना करना पड़ रहा था। वो जिस तरफ भी रुख करता, दुखों, गमों, परेशानियों के सिवा उसे कुछ नजर न आता। उधर नूरी की वजह से वो बिल्कुल टूट चुका था। 2 जगह उसकी शादी की और दोनों तरफ से ही वो पहली रात में बेवा होकर वापस आई। शायद अभी जागीरदार को कुछ और देखना था। उसकी हालत अब दुरुस्त होने लगी थी। 1 माह के बाद वो दोबारा तंदुरुस्त होकर वापस गांव आ गया। गांव वाले जो उनके आने के इंतजार में थे, उन्हें जिंदा देखकर खुश हो गए थे। हवेली के अंदर कदम रखा तो बेटी का उजड़ा और मुरझाया चेहरा देखकर आंसू बहाने लगा। रात भर जागीरदार जागता रहा, न जाने क्या सोचता रहा। सुबह हुई तो उसने नौकरों से कहा, पूरे गांव वालों को हवेली में इकट्ठा करो। हुक्म की तामील हुई और 1 घंटे के अंदर अंदर तमाम गांव वाले मर्द, औरतें, बच्चे हवेली के कुशादा लॉन में जमा हो गए। न जाने जागीरदार क्या फैसला करने वाला था। जागीरदार अपने कमरे से बाहर आया। तमाम गांव वाले उसके एहतराम में खड़े हो गए। जागीरदार के चेहरे पर आज खुशी के तासुरात थे। उनके लबों पर मीठी सी मुस्कुराहट थी। वो बोला, गांव वालों,
मेरे खिदमत गुजारो। तुम नहीं जानते कि मैंने तुम सबको एक ही जगह क्यों इकट्ठा किया है। ये तुम्हारे लिए खुशी की बात है। मैं अपनी तमाम ज़मीनें तुम सब में बराबर तकसीम कर रहा हूँ। आज के बाद तुम मेरे लिए मेहनत नहीं करोगे, बल्कि अपने लिए करोगे। अपना उगाओगे और अपना खाओगे। मेरा इस दुनिया में क्या है? कुछ भी तो नहीं। मैं लुट चुका हूँ, हालात के उल्टे चक्कर में फंस चुका हूँ। मैं जिस तरफ भी कदम उठाता हूँ, रुसवाइयों, परेशानियों, दुखों और जख्मों के सिवा मुझे कुछ नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी हवेली है, इसे हवेली ना समझना। ये एक भयानक और खून आलूद जगह है। यहाँ की खुशियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। मैं अपना सब कुछ तुम्हें दिए जा रहा हूँ। 1 हफ्ते के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे अभी मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मुझे जीना है उस वक्त तक जब तक मेरी बच्ची जिंदा है। मेरे लिए दुआ करना कि खुदा ताला मेरी ख्वाहिश पूरी करे, मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। आज मैं जागीरदार नहीं हूँ, तुमसे भी छोटा इंसान हूँ। तुम लोग खुशकिस्मत हो कि रात सुकून से सोते हो, और मैं तो ये भूल ही गया हूँ कि नींद क्या चीज़ होती है। तुम लोग हर बात जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ये हमें सज़ा मिली है, एक गुनाह की, एक कत्ल की सज़ा। काश कि हमने ऐसा ना किया होता, मेरे बच्चों ने उसका घर ना जलाया होता। आज मैं अपने ही हाथों इस हवेली को जला रहा हूँ ताकि यहाँ कोई भी आबाद ना हो सके। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे बेटों की तरह किसी और के भी बेटे ज़िबा हों और किसी और के बेटे रात को तड़प तड़प कर ना मरे। उसके बाद नौकरों को हुक्म दिया गया कि कमरे के अंदर पड़े हुए तमाम सामान को आग लगा दो। लोगों ने ऐसा ना करने की मिन्नत समाजत की, लेकिन वो जो फैसला हो चुका था। जो जागीरदार की ज़बान से बात निकल गई थी पूरी होनी थी। कमरे के अंदर पड़े सामान को आग लगा दी गई थी, और देखते ही देखते हवेली में शोले बुलंद होने लगे थे। और फिर काफ़ी देर के बाद आग के शोले ठंडे होना शुरू हो गए। सब कुछ जलकर खाकिस्तर हो चुका था। ना सामान था और ना ही दरो दीवार। ऐसा लगता था जैसे वो सदियों पुरानी हवेली हो, जिसके अंदर आसे भी मखलूक आबाद हो। जिस हवेली में नूरी की माँ दुल्हन बनकर आई थी और उसके बाप ने नसीहत की थी कि बेटी वहाँ से तेरी लाश वापस आएगी, वैसा ही हुआ। जलते मकान को देखकर नूरी की माँ का दिल बंद हो गया, और वो भी अपने बेटों से जा मिली। जागीरदार की बीवी की मौत पर गांव की सब औरतों ने खूब मातम किया, और रात की तारीकी में उसे भी सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इस मर्तबा जागीरदार ने किसी रिश्तेदार को न बुलाया, सिर्फ गांव वालों ने ही उसके दफन का इंतज़ाम किया। उसके मरने के बाद 3 दिन तक गांव में सोग मनाया गया। जागीरदार अपनी बच्ची को साथ लिए कब्रिस्तान पहुंचा, जहां सबसे बारी बारी मिला, और नूरी को अख्तर की कब्र बताई गई तो वो कब्र पर गिर पड़ी, और फिर अख्तर की कब्र से लिपटकर इजहार मोहब्बत करने लगी। तुम सच्चे आशिक थे अख्तर, मैं तुम्हारी मोहब्बत को ना समझ पाई। दौलत ने मगरूर बना दिया था मुझे माफ़ कर दो। मैं अब किसी और की डोली में ना बैठूंगी, मेरा इंतज़ार करो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। और फिर इन्हीं अल्फाज के साथ नूरी भी इस दुनिया से नाता तोड़ चुकी थी। रोने धोने के बाद उसे अख्तर के करीब ही दफन कर दिया गया। जागीरदार अब सुकून दिल की खातिर मज़ारों पर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा, और पता नहीं कि अब वो जिंदा भी है कि नहीं। वो हवेली अब दोबारा आबाद ना हो सकी, लेकिन गांव वाले आबाद हो गए, और जागीरदार उसके ख़ानदान की ज़िंदगी अब गांव की तारीख का किस्सा पारीना बन चुकी है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।